वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने बायो में काफ़ी चैप्टर्स को पढ़ लिया था। एग्जाम आपका अब एक दिन बचा हुआ है, एक दिन गैप है। साइंस के लिए थोड़ा कम गैप मिला है आपको जो चैप्टर है हेरिडिटी, इसमें इतनी थियरी है कि आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसको आज हम पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। क्या होता है आनुवंशिकता? देखिएगा, जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं वो जीन्स में और जीन्स से क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम से वंश में जो पहुंचते हैं, ये पूरा प्रक्रिया जो होता है वही कहलाता है आनुवंशिकता। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके आज हम लोगों ने बस इतनी शॉर्ट वीडियो में हम लोग पूरा हेरिडिटी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ट्रेट्स जो होंगे वो क्या होगा? ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ फिजिकल फॉर्म दैट विजिबल और इन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बोला था लक्षण क्या होते हैं? जो आपके जो लक्षण होते हैं, आपने पढ़ा था कि जैसे कि उसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि मेल का फीमेल में, है ना, मेल का फीमेल में जो रिप्रोडक्शन होता है उससे क्या होता है, कुछ जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे माता पिता की आंखें भूरी हैं तो बच्चे की भी अगर ब्राउन आइज हो जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, अगर वंश मतलब F1 पीढ़ी, जो पीढ़ियां होती है दर पीढ़ी पर बढ़ती चली जाती हैं, वो पूरा आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो लक्षण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला इनहेरिटेड और दूसरा एक्वायर्ड। इनहेरिटेड का मतलब होता है वंशागत लक्षण, जो मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाए। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या प्रेजेंट इन इंडिविजुअल सिंस बर्थ। ये जो होता है जन्म से, जो वंशागत लक्षण होते हैं वो जन्म से बॉडी में रहते हैं। किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा इफेक्ट करता है वो जीन्स। और इसका जो रिजल्ट होता है वो डीएनए से होता है। इसका जो रिजल्ट जो ये रिजल्ट देते हैं वो डीएनए के अकॉर्डिंग करते हैं। आपने पता ना, डीएनए फोटोकॉपी करते तो हैं लेकिन फोटोकॉपी हो नहीं पाता, तो थोड़ा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, दे आर ट्रांसमिटेड इन द प्रोगेनी। ये जो हर जो लक्षण होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण? वंशानुगत लक्षण। ये बॉडी में, ऐसे कि मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता के लक्षण मुझ में जो आए हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाएंगे बर्थ से ही। तो इसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि वंशानुगत लक्षण जो होते हैं। ये एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है? ये आप खुद विकसित करते हैं। जैसे आपका माहौल जैसा है वैसे आप विकसित हो जाएंगे। जैसे कि आपको ज्यादा गुस्सा आता है, अगर मैंने किसी से बोला इधर आओ, तो उसको ईगो, एटीट्यूड आपके पेरेंट्स के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो जनरेट हुए जो लक्षण हैं उसे कौन से लक्षण कहते हैं? यहाँ देखिएगा, एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। डेवलप बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अपने जो लाइफ, जैसे आपका माहौल है, जैसे आप लोग रह रहे हैं, उस अकॉर्डिंग जैसे ही आपका विचार बनेगा वैसे ही आपके ये लक्षण वैसे वैसे जन्म होते जाता है। दे आर रिजल्ट ऑफ द चेंजेस इन द नॉन रिप्रोडक्टिव इश्यूज। इसमें रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है ना। दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन द प्रोगेनी। ये वंशानुगत नहीं होंगे, यानी कि वंशज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो जो अगर मैं मेरे बच्चे हो या कोई भी हो तो फिर उसके बाद से वो भी गुस्से वाले ही हो। तो ये जो लक्षण होते हैं ये इफेक्ट डालता है आपके, जैसे आपका सर्कुलेशन है, मतलब जैसे आप जहाँ रह रहे हैं उसे। ठीक है, अब ये जो मेंडल जो थे इस चैप्टर में, जो ट्रेट्स में बस इतना ही है। ठीक है, जो मेंडल थे उन्होंने कहा कि जो बच्चे का जन्म हो रहा है माता पिता से, या तो वो, अब बताओ उनकी एज 80 साल है, वो कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो उन्होंने सबसे पहले मटर का पौधा चूज किया, यानी पी प्लांट्स। और मेंडल को फादर ऑफ जीन्स भी कहा जाता है। ठीक, मेंडल। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि उन्होंने, कई बच्चों ने क्वेश्चन ये पूछा भी है कि आखिर मेंडल ने मटर का प्लांट, पी प्लांट क्यों लिया? उसका यूनिक क्या है? जो पी प्लांट है, सबसे अच्छी बात क्या है? कम समय में उगाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके अलग अलग वैरायटीज़ को
फिर से प्रैक्टिकल करना इजी था, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखेंगे कि कैरेक्टर क्या थे, डोमिनेंट ट्रेट क्या था, रेसेसिव ट्रेट क्या था। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रभावित, और रेसेसिव का मतलब होता है अप्रभावित। अप्रभावित दोनों नियम हैं, अभी हम पढ़ेंगे। फ्लावर पोजीशन कैसा होगा, पर्पल अगर फ्लावर होगा तो डोमिनेंट होगा। ये जो कुछ चीजें हैं जो आपको पहले, जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ABCD पढ़ना होता है, फिर आपको वर्ड बनाना सीखना होता है, तो सब इसी तरह इस चैप्टर में भी बस इसमें कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। देखिए यहां पर इसके जो कैरेक्टर होंगे, सबसे पहले फ्लावर का पोजीशन कैसा होगा, एक्सियल होगा, इसमें कैसा होगा, टर्मिनल होगा, और ये रेसेसिव होंगे, मतलब अप्रभावित लक्षण है, अप्रभावित रहेंगे हमेशा। और ये क्या होंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे, ये प्रभावित रहेंगे, ये आपको दिखेंगे, है ना। जो येलो कलर है वो प्रभावित होगा, यानी डोमिनेंट होगा। ग्रीन नहीं प्रभावित होगा, है ना, ये प्रभावित नहीं है, ठीक है। सीड शेप कैसा होगा, राउंड होगा, ये प्रभावित होंगे। रिंकल जो झुर्रीदार होंगे वो प्रभावित नहीं होंगे। कितना इजी है। अब आप ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो डोमिनेंट जो रेशियो होगा वो ज्यादा होगा किससे, रेसेसिव ट्रेट से। समझ में आया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बॉडी में सेल होता है, सेल, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से जीन का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा, पेपर में इसकी सीरीज पूछी जा सकती है, कैसे कैसे, सेल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से जीन। पेपर अगर बनेगा तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन से ही सबसे डर लगता है बच्चों को, क्योंकि वो जब आएगा पेपर में तो ये नहीं देखेगा कि क्या बना रहे हैं, वो क्वेश्चन कहीं से भी बना देंगे। और हेरिडिटी, क्योंकि एवोल्यूशन हट गया है तो हेरिडिटी से कोशिश करेंगे वो डीप से क्वेश्चन पूछने का। तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं, मेंडल के जितने भी नियम थे उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड, है ना। कुछ हम लोग ऐसे कि समझने के लिए हमें पूरा कुछ क्लू अभी मिला है, उसको हम पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद से हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। जो प्लांट में जो जीन मिले वो जो एक कैपिटल था यानी कि जो टाल प्लांट था, और एक बौना पौधा था यानी कि ड्वार्फ प्लांट, ये दो प्लांट मिले ना, वो उनका जो जीन है वो अलग अलग है, उसे एलील कहते हैं। फिनोटाइप क्या होगा, इट रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखिए इसमें जो फिनोटाइप में जो टाल प्लांट था और जो ड्वार्फ प्लांट था, उनके जो गुण हैं, उनके जो क्वालिटी हैं वो इसमें बताया गया। लेकिन जब जीनोटाइप में आया इसमें सिर्फ ये था, देखिए टी, है ना, या तो ये स्मॉल टी। लेकिन जब जीनोटाइप में इट रिफर्स टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इवन गिवन फिनोटाइप। यहाँ पे देखिए टाल प्लांट भी दिखे आपको, ड्वार्फ प्लांट में मिले, और राउंड सीड भी देखने को मिला, यानी कि 3 टाइप के अगर आपको फिनोटाइप, जीनोटाइप अगर आपको पता चला, एलील, ये 3 प्रकार के जो है ना मेंडल के, इस पे ज्यादा फोकस था। अब वो मेंडल रुकता कहाँ भी, मेंडल ने और भी बहुत सारे प्रयोग किए। तो देखिए यहाँ पर जो टी को उसने बताया, कैपिटल टी को, इज द जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलेस्ट ऑफ प्लांट, यानी कि ये डोमिनेंट है, इसलिए जो प्लांट उसके होंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। जो स्मॉल टी और कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन होगा ये भी जीनोटाइप है, देख लीजिएगा, और ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये मत सोचिएगा कि ये बौना पौधा यानी कि ड्वार्फ प्लांट होगा, नहीं होगा। याद देखिए होमोजाइगस क्या होता है, समयुग्मजी, इसका मतलब होता है एक टाइप के जो जीन्स हैं वो एक बॉडी में रहे, सेम टाइप का, है ना। और हेट्रोजाइगस क्या होता है, विषम युग्मजी, यानी कि डिफरेंस टाइप के जो जीन्स होंगे वो आपको बॉडी में दिखाई देंगे। प्लांट की बॉडी में 2 टाइप्स के जीन्स दिखे ना, अभी मैं आपको समझाऊंगा। F1 पीढ़ी क्या है, F1 जनरेशन क्या है, जनरेशन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको कि इसका एक पृथक्करण का नियम जानते हैं ना, इसका एक जीन यहाँ निकल के आया, इसका भी एक जीन निकल के आया, तो जो प्लांट बना वो कैसा बनेगा, लंबा तो बनेगा। देखिए यहाँ पे लंबा तो बनेगा, लेकिन ये पीढ़ी कौन सी रहेगी, F1 पीढ़ी रहेगी। समझ में आया। अब हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं, ऐसी कोशिका, हैप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं, ऐसी कोशिका जिसमें क्रोमोसोम सिर्फ एक पेयर, एक सेट हो इसका, है ना। और जो डिप्लॉइड सेल क्या होती है, ऐसी कोशिका जिसमें क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो, है ना, पेयर ऑफ में 2 से ज्यादा हो, 2 पेयर्स हो, है ना। वो ऐसे सारे जो सेल कोशिकाएं कहलाती हैं डिप्लॉइड कहलाती है। और हैप्लॉइड सेल कौन सी कहलाती है, इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम हो, ठीक है। अब F1 पीढ़ी यहां तक खत्म हो गई थी। अब मेंडल मोटिवेशन,
पाया, मेरे वीडियो को देख के पाया होगा। तो उसमें उसने क्या किया, F2 पीढ़ी को भी उसने क्या किया, कहा अब हम F1 को F1 से क्या करते हैं, हाइब्रिड करा, संकर कराते हैं। ये एक संकर क्रॉस अभी चल रहा है ना, मोनो हाइब्रिड। अब देखिए यहाँ पे जब उसने उसी पीढ़ी से संकर कराया तो आपको 4 प्रकार के पौधे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए 4 प्रकार की आपको प्रजाति देखने को मिली, या 2 आपको मिले, कैसे जीनोटाइप कैसे मिले, 2 कैसे मिले, लंबे मिले, और एक कैसा मिला, सिर्फ टी मिला, और एक टी मिला, और स्मॉल टी कैपिटल टी मिला, और एक बौना पौधा मिला। तो मेंडल ने सोचा अरे मैंने तो 2 क्रॉस कराया था, उसमें ये बौना पौधा कैसे मिला। देखो जैसे मैथ के मल्टीपल होते हैं ना, पहले इसका मल्टीपल इसके साथ, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ, ठीक है। इसको उसको समझ में आपको आ जाएगा। इनका जो रेशियो था फिनोटाइप वो कैसा था, 3:1 था, यानी कि 3 पौधे कैसे थे, लंबे थे, और 1 पौधा कैसा था, बौना था। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर जीनोटाइप रेशियो देखा जाए तो 1 शुद्ध लंबा था, 2 अशुद्ध लंबा था, और शुद्ध बौना कौन था, टी। ठीक है, ये रहे आपके, आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। F1 पीढ़ी का ही 2 बार हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से F2 पीढ़ी का निर्माण हुआ। F2 पीढ़ी में बस इतना बताया गया है कि जो इसका जीनोटाइप रेशियो होगा, अगर पूछे तो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 पेपर में आ चुका है, और पूछे फिनोटाइप टॉपिक रेशियो कैसा होगा, तो देखिए इसमें लंबे पौधे तो प्राप्त हुए हैं, एक बौना पौधा प्राप्त हुआ, डॉर्फ प्लांट प्राप्त हुआ है, ये लॉन्ग है वो डॉर्फ है, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो अभी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी तक हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड पढ़ के अब डी हाइब्रिड पे हम लोग बार देखते हैं कि डिहाइब्रिडेशन क्या होता है। इसमें आपको अभी हमने जब बेसिक चीज़ें बता रहे थे तभी हमने बताया था कि इसमें मेंडल रुकेगा नहीं, मेंडल अभी और खोज कर रहा है, और मतलब इसमें चैप्टर में कर रहा है, और उसको धीरे धीरे जो भी उसके प्रैक्टिस थे, जो भी उसका इन्वेंशन था, वो हम लोग बार बार देख रहे हैं। देखिए क्या है, पहले उसने प्लांट्स के ड्वार्फ और टाल प्लांट की बातें कही, अब उनके सीड्स पे जो फोकस कर रहा है, आपको दिखा है ये वाला जो सीड होता है ये येलो होता है ना, और ये कौन सा सीड होता है, ग्रीन। 2 अलग अलग सीड्स की ये क्या कर रहा है, हाइब्रिडेशन करा रहा है। 2 कैरेक्टर आर कंसीडर्ड व्हाइल क्रॉसिंग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक चीज देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जब ये जो बीज है ये राउंड है और येलो है, ये राउंड तो है लेकिन ग्रीन है, यहाँ पे इसका एक पेयर बाहर आया, इसका एक पेयर आया, जो ये पेयर बना, अभी हमने उसमें भी हमने यही देखा था, क्या देखा था कि एक एक बाहर आता है, एक एक जीन्स, और उससे क्या हो रहा है, जब उसका हाइब्रिडेशन कराया जा रहा है तो एक हमें जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उसे कहेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे वाई कैपिटल स्मॉल वाई आर और कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ, इतना में ऑब्टेन हो गया हमने के बाद। अब इनका ही F1 का ही F1 में क्या होता है, हाइब्रिडेशन, क्या कहलाएगा, F2 जनरेशन, जिससे ये जनरेशन प्राप्त होगी वो F2 कहलाएगी। अब देखिए थोड़ा इसमें से देखिए सीरीज कितनी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें है, तो बड़ा इस वाले टेबल को देखिए, यहाँ पे आर वाई था पहले, यहाँ आर वाई था, यहाँ आर कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम प्रोसीजर इधर भी हमने लिया है, आर वाई, ये भी और ये भी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये आएगा, पहला खत्म हुआ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। जैसे मैथ्स में हम लोग ना मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैसा ही, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ठीक है। अब इस आर वाई बचा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए ये और ये। अब इसका मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए यहाँ पे भी एक क्या मिला हमें, स्मॉल आर, वाई और वाई। तो इनका जो रेशियो अगर आपने देखा तो इसका रेशियो मैं अभी बताऊंगा, उसके पहले अभी मैं इसके पूरा जब क्लियर करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ये होने का, इस बोर्ड से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इससे बोर्ड से ही मिलेंगे कि इसका जब संकरण होता है, इसका हाइब्रिडेशन कराया जाता है, आपको क्या प्राप्त होगा। F2 पीढ़ी अब आपको समझ में आ रही होगी और F1 पीढ़ी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर
ये जो गोल बीज हैं यानी कि राउंड जो बीज हैं ये झुर्रीदार बीज होंगे, है ना। तो ये जो बीजों का जो कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है इस बोर्ड के माध्यम से ही हम लोग समझ पाएंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए बोर्ड के माध्यम से अगर पेपर में भी आएगा तो आप ये चेकर्स बोर्ड बना के दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स, ये तो प्लांट्स का हो गया। अब जो डिटर्मिनेशन है, निश्चितता है, वो ह्यूमंस में, मानव में कैसे होती है। एक होता है ऑटोसोम्स, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ये देखिए क्या होते हैं, नॉट रियली इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन सेक्स, ये डिटर्मिनेशन सेक्स में इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स हैव सिमिलर ट्रेट्स, इसमें मेल के और फीमेल के जो लक्षण होते हैं वो लगभग सामान्यतः सेम रहते हैं, एक जैसे रहेंगे। इन ह्यूमंस देयर आर यूजुअली 44 और 22 पेयर्स, या तो गुणसूत्रों की संख्या जो मेल में होगी वो कितनी होगी, 44 होगी, और पेयर में कितनी होगी, 22 पेयर्स होंगे यानी 44 होंगे, मेल फीमेल दोनों में सेम होंगे। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, है ना, गुणसूत्र जो होते हैं, दैट डिटरमाइन सेक्स एंड सेक्स रिलेटेड हार्मोनल ट्रेट्स, इसमें जो हार्मोन्स होंगे, अभी मैं इसके आगे बताऊंगा कैसे क्या होता है। इसमें जो मेल में है उसको हम लोग XY से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को, और फीमेल के XX से, विच इज डिसिमिलर इन ह्यूमन, ओनली वन पेयर इज अ प्रेजेंट, इसमें सिर्फ एक पेयर में ही, ह्यूमन बीइंग में एक एक पेयर दोनों में होते हैं। तो आपका इनका रेशियो जो बनेगा, अभी मैं बताऊंगा, इसका रेशियो जो बनेगा 1:1 का बनेगा, ध्यान है। अब इसको समझने के बाद इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, अभी मैं जल्दी से बढ़ा देता हूँ, ये कैसे क्या होता है ह्यूमन में। चलिए फिर इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग इस चैप्टर को बहुत हल्के में मत लीजिए, इससे 4, 5, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि इससे इवोल्यूशन हट गया है, सिर्फ हेरिडिटी है, ठीक है, रिवोल्यूशन हटने के बाद, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं मेल और फीमेल का कैसे हाइब्रिडेशन होता है, उसके ह्यूमन बीइंग में कैसे डिटर्मिनेशन होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर मेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो XY और इसका XX, आपको ध्यान रखना है ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स में, ना कि सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो 1:1 रेशियो का होता है। उसके पहले, ये जानने से पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए इनका रोज रेशियो है, इसका 1:4 है, इसका भी 1:4 होगा, क्योंकि ये पूरे पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से अगर इसको एक को लेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं, इसको भी एक लेंगे तो 1/4 इसका भी, 1/4 इसका भी। अब इनका जो इधर का रेशियो बनेगा, ये कितना बनेगा, इस वाली सीरीज का पूरे का 9/16, ठीक है, जोड़ के किया गया है, ठीक है। और इसमें 3/16, इसमें भी 3/16, इसमें 1/16। अब ये जो 16 है, 16 में इनका रेशियो बनाएंगे, सब कट जाएगा तो क्या आपका रेशियो मिलेगा यहाँ पर 9:3:3:1। तो आपसे कोई पूछे कि डिहाइब्रिडाइजेशन में जो इनका रेशियो कैसा होगा मेंडल के अकॉर्डिंग, तो इनका रेशियो आप जो प्रयोगों के आधार पर कितना रेशियो बनेगा, 9:3:3:9:3:3:1, ठीक है। इसको समझने के बाद अब इसको देख लीजिए, मन को ये छूट गया था, इसको मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से, जब यहाँ से X बाहर निकल कर आएगा, ध्यान से देखिएगा, और इसका जब X1 बाहर निकल कर आएगा तो वो जो बच्चे का जो जन्म होगा वो कैसा होगा, लड़की होगी, यानी वो फीमेल कैटेगरी में, वो लड़की का जन्म होगा। ऐसे ही अगर इसका मेल का क्रोमोसोम Y निकला और फीमेल का X, तो उसका जो निकला, जो उससे उत्पन्न जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, वो कैसा होगा, वो लड़का होगा, लड़की नहीं हो। क्यों? क्योंकि XY किसको रिप्रेजेंट करता है, लड़के को, और XX रिप्रेजेंट करता है लड़की को, ठीक है। अब इसमें एक चीज जाननी है, देखिए इसके क्रोमोसोम जो होंगे, है ना, जब फीमेल के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसका अगर X गुणसूत्र इसका, यानी कि डिपेंड किस पे करता है, अगर आपसे पूछे कि लड़का या लड़की का जन्म होना किस पर डिपेंड करता है, वो किस पे करता है, मेल पर, कि उसके कैसे क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल के पास ऑलरेडी XX है ना, तो वो क्या XX ही दे पाएगी। और फिर जो मेल है उसके पास कैसा है क्रोमोसोम, उसके पास XY दोनों है, तो जैसा जनरेट करेगा वो, X अगर बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है लड़की का जन्म होगा, अगर Y निकलेगा तो जाहिर सी बात है लड़के का जन्म होगा। यानी कि आपको एक बात आज फिर पता चल गई कि जो चाइल्ड का जो बर्थ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पर, ठीक
ठीक है, तो अब समझ में आपको आ गया होगा इस चैप्टर। हेरिडिटरी पूरा कंफर्म हो गया। F1 F2 PD जो आपको कंफ्यूजन किया करता था, पृथक्करण का नियम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, प्रभाविता का नियम पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब पूरे अब तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, आप लोग कल के पेपर में बहुत अच्छा करिएगा। एक दिन की बस छुट्टी मिली है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो अपना ध्यान रखिए और पेपर की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।